डियर फ्रेंड्स, करंट में आपका स्वागत है। मैं आपको करंट के साथ बिल्कुल साथ साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अप टू डेट भी रहिए और साथ साथ आप जीके जीएस भी तैयार करते जाइए। इसके साथ ही मैं अभी आपको स्टार के बारे में और मैंने आपसे पिछले अपने वीडियो में बताया था कि मैं आपको ये क्या कहते हैं ब्लैक होल, उसके बाद फिर और वाइट स्टार, फिर ड्वार्फ स्टार, यानी ये सब स्टार के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं शुरू नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपको करंट को एकदम अप टू डेट लेके चलना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं करंट में आज के बारे में। आज कौन कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो उसको और साथ में क्या क्या याद कर सकते हैं, इन सब बातों को आज हम लेके चलेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 का 2020 का यानी इस साल का, इस वर्ष का, करंट ईयर का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये नोबेल पीस प्राइज बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये किसको दिया गया है? तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ये विश्व खाद्य कार्यक्रम कौन चला रहा है? तो यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसकी घोषणा 9 अक्टूबर को ओस्लो में की गई। ठीक है, ये ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी है और इसलिए ओस्लो भी आप याद रखिए कि और शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में ही की जाती है। ठीक है, इसके बाद नोबेल समिति के अध्यक्ष बेरिट रेडा रेडा रेड 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 डा एंडरसन हैं। ठीक है, नोबेल समिति के अध्यक्ष कौन हैं? बेरिट रेडस एंडरसन। देखिए, बेरिट रेडस एंडरसन का नाम तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी जब आप नोबेल पुरस्कार के बारे में जान रहे हैं तो इस बार नोबेल समिति के अध्यक्ष कौन हैं, इसको आपको जानना चाहिए। तो इसलिए, लेकिन फिर भी ये मैं छोड़ देता हूँ आपके ऊपर कि आप ये शांति का नोबेल पुरस्कार ये तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। WEP, ठीक है, राष्ट्रों में ये WEP ही विश्व खाद्य कार्यक्रम है और ये आप कहेंगे कि राष्ट्रों में भाईचारा बढ़ाने के लिए प्रतिदिन कार्य कर रहा है। इसी लक्ष्य का उल्लेख अल्फ्रेड नोबेल ने भी अपनी वसीयत में किया था। आप तो जानते ही हैं नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा वसीयत में की गई, उनके वसीयत में जो किया गया था उसी आधार पर दिया जाता है। तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि ये शांति के नोबेल पुरस्कार उन्हीं को दिया जाए जो ये राष्ट्रों में भाईचारा बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये शांति का नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार शांति का, ये विजेता को या जितना भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनको कब दिया जाता है? विजेता को 10 दिसंबर को ओस्लो में आयोजित एक समारोह में 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, यानी कि अभी शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप मैंने याद रखना होगा कि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, ये क्रोनर जो है स्वीडन की ये मुद्रा का नाम है, इसलिए ये भी याद रखिएगा। तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर ये कितने के बराबर है? ये भारतीय रुपये में 8.19 करोड़ रुपये के बराबर है, यानी कि 8 करोड़ 19 लाख रुपये के बराबर है। इतना नगद और स्वर्ण पदक दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो अब आप समझ गए होंगे कि शांति के नोबेल पुरस्कार में, ये नोबेल पुरस्कार में कितनी रकम दी जाती है और ये क्रोनर स्वीडन की मुद्रा का नाम है और ये ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। और आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं
विश्व संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस हैं। ये मैंने पहले की वीडियो में ही बताया है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अभी भी दिल्ली पुलिस या रेलवे वगैरह की परीक्षा होती है तो इसके तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा CDS, NDA, CAPF या IAS, PCS किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना ही चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP के प्रमुख डेविड ब्यासले हैं। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि विश्व खाद्य कार्यक्रम को ही इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑफ कोर्स विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है ये UN का ही, संयुक्त राष्ट्र का ही कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रमुख हैं डेविड ब्यासले। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक पेंस, ये देखिए, ये मैंने आपको डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवार में कहीं आप कन्फ्यूजन में ना आ जाएं, इसलिए अभी आप जानते ही हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है 3 नवंबर को, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए होगा। तो इसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कौन कौन हैं, ये पूछ करके विशिष्ट रूप से आपको कन्फ्यूजन में ला सकता है। तो आपको रिपब्लिकन उम्मीदवार में आपको उपराष्ट्रपति पद के लिए माइक पेंस हैं और डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। जबकि डेमोक्रेट उम्मीदवार में आप बोडेन का नाम सुने ही हैं। तो ये बोडेन तो हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार, और डेमोक्रेट उम्मीदवार में ही ये उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं कमला हैरिस। ठीक है, और जो बाइडेन तो आप नाम जानते ही हैं, ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उसके बाद अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू हैं। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखिए, मैंने इसमें मैंने अंडरलाइन भी नहीं किया है, लेकिन मैंने जानबूझ करके कि ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन हैं, ये आप याद रखिए। चीनी ऐप टिकटॉक, ये भी बहुत फेमस है। टिकटॉक चीनी ऐप है और भारत में तो प्रतिबंध लग चुका है इस पर, और अमेरिका में भी प्रतिबंध लगाने की बात चल रही थी, शायद वहाँ भी लग गया है, और पाकिस्तान में भी प्रतिबंध लग गया है। ये मैंने क्यों लिखा, इसलिए कि पाकिस्तान चीन का सबसे करीबी देश है, और पाकिस्तान पाकिस्तान के नीतियों का समर्थन चीन करता रहा है UN में भी, माने यूनाइटेड नेशन में भी, और पाकिस्तान के विरुद्ध किसी प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में वो हमेशा प्रतिबंधित करता रहा है। तो इस तरह से वो बहुत ज़बरदस्त समर्थक है चीन पाकिस्तान का, और पाकिस्तान चीन का बहुत अच्छा दोस्त है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में चीन के ही ऐप पे, टिकटॉक पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीवन बीगन, ठीक है, अमेरिका के उप विदेश मंत्री देखिए, माइक पोम्पियो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, ये तो आप खैर जानते ही होंगे। लेकिन उप विदेश मंत्री कौन हैं, जो अभी भारत और बांग्लादेश की यात्रा पर आ रहे हैं, तो ये भी नाम याद रखिएगा, स्टीवन बीगन। ये अमेरिका के उप विदेश मंत्री हैं और ये भारत और बांग्लादेश की यात्रा पर आ रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए, अफ़गानिस्तान के शीर्ष शांति वार्ताकार अब्दुल्ला हैं। ठीक है, तो अब्दुल्ला कौन है अगर आपसे पूछा जाता है, या अफ़गानिस्तान के शांति वार्ताकार कौन हैं, शीर्ष शांति वार्ताकार जिनका अभी भारत में आगमन हुआ है, और ये हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर से मिले भी हैं। तो ये अफ़गानिस्तान के शीर्ष शांति वार्ताकार हैं अब्दुल्ला। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और
ताइवान के राष्ट्रीय दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, ताइवान का राष्ट्रीय दिवस माने नेशनल डे वहाँ 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि चीन अब ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। हालांकि ताइवान इसे स्वीकार नहीं करता है और उसे भारत से लेकर विश्व के विभिन्न देशों का समर्थन की उम्मीद रहती है और वो चीन का हिस्सा अपने आप को मानता नहीं है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट तो बन जाता है। तो यहाँ के विदेश मंत्री हैं जोसेफ वू, ताइवान के विदेश मंत्री हैं जोसेफ वू। इस अवसर पर मैंने भारतीय अखबारों में जो विज्ञापन छपा है कि ताइवान के राष्ट्रीय दिवस को लेकर के जो 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाना है, इसको लेकर के चीन ने ऐतराज़ जताया है। इसलिए ये आपको सिर्फ याद रखिए कि ताइवान का राष्ट्रीय दिवस 10 अक्टूबर को है। ठीक है, चीन के साथ भारत का अभी वैसे भी संबंध काफ़ी मधुर नहीं चल रहे हैं और बहुत सारे विवाद हैं। तो इसलिए ये हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि ताइवान का ये राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इसका ताइवान का ही एक अन्य नाम ताइपे भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलते हैं स्वदेश निर्मित पहली विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण सुखोई 30 MKI विमान के द्वारा कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के बालासोर में परीक्षण किया गया था। ओके, ये जो है अभी लेटेस्ट है कि ये रुद्रम, आपसे पूछ सकता है रुद्रम 1 क्या है? तो आप कहेंगे विकिरण रोधी मिसाइल। ठीक है, और ये कहाँ से किया गया है परीक्षण? तो इसका बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, और इसका परीक्षण किया गया सुखोई विमान से, सुखोई 30 MKI विमान से। ठीक है, ये जो है ये मिसाइल रुद्रम होगा, ये दुश्मन के रडार और वायु सुरक्षा प्रणाली की धज्जियां उड़ाने में सक्षम है। ये भी एक उपलब्धि की बात है और ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम दुश्मन के रडार और वायु सुरक्षा प्रणाली को हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इसलिए इसको आपको याद रखना चाहिए ही कि रुद्रम 1 क्या है। तो आपसे बोलेगा तो आपका आंसर होगा पहले विकिरण रोधी मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी अब देखिए, इसमें मैंने डबल टिक नहीं लगाया है। इसका मतलब है कि ये इसी से रिलेटेड इन्हीं बातों को और डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे ये तो आप जान गए मिसाइल है रुद्रम 1, लेकिन इसकी गति क्या होगी? 0.6 मैक से 2 मैक तक होगी। आप एक बार जान लीजिए, ध्वनि की चाल को मैक से मापा भी जाता है और वैसे ध्वनि की चाल साधारणतः माने हवा में आप ध्वनि की चाल है 330 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर आप मैक में भी इसको मापा जाता है, अगर काफ़ी अगर इसकी रफ्तार ज़्यादा होती है तो मैं ये जो मिसाइल है ये 250 किलोमीटर तक मिसाइल रेंज है इसका, और इसे 500 मीटर की ऊंचाई से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई से भी दागा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं 500 मीटर बहुत नीचे हुआ और 15 किलोमीटर बहुत ऊंचाई हो गया। तो किसी ऊंचे से या नीचे से भी कहीं से भी दागा जा सकता है। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखिए भारत इसमें ही मैं विदेश की बातें जब आ रही है तो विदेश से संबंधित बहुत सारी बातों को आपको याद रखना चाहिए कि जैसे भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं और भारतीय विदेश सेवा 1946 में अस्तित्व में आई थी। जैसे आप जानते हैं IAS, IPS, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस है, उसी को हम लोग भारतीय विदेश सेवा हिंदी में कहते हैं। ये भारतीय विदेश सेवा की शुरुआत कब हुई? 1946 में। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा के अभ्यर्थियों को सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस से ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस से ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जो IFS में चुने जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में चुने जाते हैं, जो IFS में चुने जाते हैं उनकी नियुक्ति
जो है आगे जब वो काफ़ी सीनियर हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति राजनयिक के तौर पे, राजदूत के तौर पे, एम्बेसडर कह लीजिए, या आप हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त कह लीजिए, महावाणिज्य दूत कह लीजिए, इन सब के रूप में नियुक्त किया जाता है इन्हें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रविवार 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी शुरू करने वाले हैं 11 अक्टूबर को ये स्वामित्व योजना। तो आखिर में ऐसा क्या है कि स्वामित्व योजना को लेकर के ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जी हाँ, क्योंकि स्वामित्व योजना की ये जो है ये संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े रिकॉर्ड द्वारा भौतिक तौर पे ये इसको उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें स्वामित्व योजना में कि किसकी संपत्ति का उसको कौन मालिक है, इससे संबंधित रिकॉर्ड कार्ड के द्वारा ये उपलब्ध कराया जाएगा। कार्ड के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्वामित्व योजना भी आप समझ गए। तो चलिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ आपका ये वीडियो, और करंट के लिए अभी आप और तैयार रहिए। मैं अभी लगातार अक्टूबर महीने का भी देता जाऊँगा। ओके, तब तक के लिए बाय।